हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं दिनेश कुमार, स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, आज का जो सॉइल मैकेनिक्स इंजीनियरिंग का टॉपिक रहने वाला है, इसमें हम हमारा जो टॉपिक चल रहा था ए लाइन इक्वेशन, यू लाइन इक्वेशन, कैसाग्रांडे प्रिंसिपल्स एंड फ्रेंड्स लिंकेज लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, अदर जो भी हमारा ये टॉपिक चल रहा था, आज इनसे रिलेटेड एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, बेस्ट क्वेश्चंस है आज के टॉपिक में जो रहने वाले हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो शुरू करते हैं अपना इस टॉपिक को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, यहाँ पर ध्यान से देखना है। ये कह रहा है द सोवियत लिक्विड लिमिट डिवाइस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ये कह रहा है कि सोवियत लिक्विड लिमिट डिवाइस जो है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये आपको बताना है। सोवियत ये वही है फ्रेंड्स जो हमने पढ़ा था लिक्विड लिमिट, ठीक है, याद रखना है। सोवियत लिक्विड लिमिट डिवाइस किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, वो बेस्ड होती है स्टैटिक कॉन पेनिट्रेशन पर। आपको याद रखना है, हम पेनिट्रेट ही तो कर रहे थे लगभग वहाँ पर, सैंपल को जो कट कर रहे थे। ठीक है, तो स्टैटिक कॉन पेनिट्रेशन पर बेस्ड होता है आपका क्या, सोवियत लिक्विड लिमिट डिवाइस। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखोगे। सोवियत लिक्विड लिमिट डिवाइस जो है ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करती है, ये आपसे पूछ रहा है, तो आपको बताना है उसको स्टैटिक कॉन पेनिट्रेशन पर बेस्ड होती है। क्लियर फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि द कॉन विच इज़ यूज्ड टू पेनिट्रेट। ये कह रहा है कि जो कॉन हम पेनिट्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, पेनिट्रेट मतलब भेदने के लिए, पेनिट्रेट का मतलब होता है भेदना। द सोयल पेस्ट, ठीक है, किसे भेद रहे हैं, सोयल पेट को, सोयल पेस्ट मतलब कि हैज़ ए सेंट्रल एंगल ऑफ, तो वो कितने एंगल पर भेदते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। जब हम सोयल के पेस्ट को काट रहे थे, पेनिट्रेट कर रहे थे, तो ये कह रहा है कि उसको कितने एंगल पर पेनिट्रेट करते हैं, ये आपको बताना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्लियर फ्रेंड, तो आपको याद रखना है ये 31 डिग्री के एंगल पर पेनिट्रेट किया जाता है। 31 डिग्री के एंगल पर इसको हम पेनिट्रेट करते हैं। ठीक है, ये लगभग, जब ये लिखा हुआ मैंने नोट में लिख रखा है कि द कॉन हैज़ ए सेंट्रल एंगल ऑफ 31 डिग्री। ये कह रहा है कि जब कॉन के पास उसका सेंट्रल एंगल 31 डिग्री का होता है, ठीक है, तो वो कब लेते हैं इतना, वो तब लेते हैं जब टोटल स्लाइडिंग मास हमारे पास 80 ग्राम हो। 80 ग्राम के लिए 31 डिग्री का एंगल यूज़ किया जाता है। क्लियर फ्रेंड, नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे वन पॉइंट मेथड यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग। ठीक है, वन पॉइंट मेथड किस लिए यूज़ किया जा रहा था, ये आपसे पूछ रहा है। वन पॉइंट मेथड यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग द लिक्विड लिमिट इज़ मेजरली अप्लीकेबल फॉर फाइंडिंग। तो वो कह रहा है कि जो वन पॉइंट मेथड आप यूज़ करते हो वो मेजरली किस अप्लीकेबल को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वन पॉइंट मेथड से फ्रेंड आप देख रहे थे कि वो फॉर्मूला बेस्ड हमारे पास एक मेथड था, और फॉर्मूला बेस्ड मेथड एक्यूरेट मेथड नहीं माना जाता। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि वो एक रफ वैल्यू आपको फाइंड करके देता है। कैसी वैल्यू फाइंड करके देता है, एक रफ वैल्यू फाइंड करके देता है, याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल एट लिक्विड लिमिट। ये कह रहा है कि लिक्विड लिमिट पर शियर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल कितनी होती है, आपको बताना है लिक्विड लिमिट पर। ठीक है, तो लिक्विड लिमिट पर सोइल की जो शियर स्ट्रेंथ है फ्रेंड 17.6 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। 17.6 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये ली जाती है। क्लियर, आपको याद रखना है 17.6 ग्राम। ठीक है, कब लेते हैं, विच द पेनिट्रोमीटर गिव्स फॉर ए डेप्थ ऑफ 25 mm। ये कह रहा है कि जब पेनिट्रोमीटर 25 mm तक उसको डेप्थ में पेनिट्रेट कर देता है, ठीक है, 180 स्लाइडिंग मास के केस में, 180 स्लाइडिंग मास के केस में, तो 17.6 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर वैल्यू फाइंड की जाती है। 17.6 ग्राम। क्लियर फ्रेंड, ये पॉइंट है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, 17.6 ग्राम। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एपरेटस डज नॉट इंक्लूड। ये कह रहा है कि कौन सा एपरेटस इंक्लूड नहीं होता श्रिंकेज लिमिट के डिटरमिनेशन में। ठीक है, तो याद रखना आपको कौन सा मेथड है जो हम इनमें से श्रिंकेज लिमिट के डिटरमिनेशन में यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये जो ब्रास कप है, ब्रास कप
श्रिंकेज मेथड के डिटर्मिनेशन में यूज़ नहीं किया जाता है फ्रेंड। क्लियर, श्रिंकेज मेथड के एप्लीकेबल में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है श्रिंकेज लिमिट कैन बी फाइंड आउट यूजिंग अल्टरनेट मेथड। ये कह रहा है कि श्रिंकेज लिमिट, ठीक है, जब हम फाइंड करते हैं अल्टरनेट मेथड के द्वारा तो कब की जाती है? वो तब की जाती है फ्रेंड जब हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल पता हो। जब स्पेसिफिक ग्रेविटी सोइल की ज्ञात होती है तभी श्रिंकेज लिमिट फाइंड की जाती है। श्रिंकेज लिमिट का मतलब क्या है दोस्तों? श्रिंकेज लिमिट का मतलब होता है कि सोइल सैंपल फुल्ली सैचुरेटेड है, यानी कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 1 है, यानी कि वाटर कंटेंट है। और याद हो, वाटर कंटेंट निकालने के लिए पिकोनोमीटर मेथड में हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल सैंपल पता होना चाहिए था, तभी हम उसका यूज़ कर सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास ये कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू गिवन स्केच। ये कुछ स्केच आपको दे रखा है, एक तरफ उसमें वॉल्यूम है फ्रेंड, ठीक है, ये हमें वॉल्यूम दे रखा है और इधर हमें ये वेट दे रखा है, ये एयर, वाटर और सॉलिड। वही जैसे मैंने आपको बताया था इसमें 3 फेज डायग्राम। तो ये कह रहा है इसमें ये स्टेटमेंट है, ये बताना है कि हमें सही है या नहीं है। इसने कहा है कि सोइल इज़ पार्शली सैचुरेटेड है, ठीक है, कितने डिग्री ऑफ सैचुरेशन पर? 60% पर, ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इस सोइल मास का 60% है या नहीं है, हमें निकाल के देखना पड़ेगा। वॉइड रेशो हमारे पास 40% है या नहीं है, ये निकाल के देखना पड़ेगा। वाटर कंटेंट हमारे पास 30% है या नहीं है, ये निकाल के देखना पड़ेगा। सैचुरेशन यूनिट वेट गामा सैचुरेटेड हमारे पास 1.5 ग्राम पर सीसी है या नहीं है, ये निकाल के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है फाइनली कि बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। क्लियर फ्रेंड। तो देखो, अगर क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो सिंपली आप उस पॉइंट को पकड़ो जो आप भली भांति जानते हो, जो आप अच्छी तरीके से जानते हो, जिसको आप मेज़र कर सकते हो, आप उसी पॉइंट को अच्छी तरह से पकड़ लीजिए। ठीक है, वॉइड रेशो देखते हैं। देखो फ्रेंड, आप जानते हैं कि जो वॉइड रेशो हमारे पास होता है, वॉइड रेशो, ठीक है, वॉइड रेशो क्या होता है? ई बराबर वी अपॉन वी एस, ये हमारे पास वॉइड रेशो होता है। आप वॉइड रेशो निकाल के देख सकते हो। ये वी क्या है? वी होता है VA प्लस VW। VA प्लस VW को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वी बोलते हैं। तो ये तो आप निकाल सकते हो ना, ये तो उसने दिया है। ये देखो, हमारे पास एयर है, वाटर है, इधर वॉल्यूम है, तो मतलब ये हुआ कि ये आपका VA है और ये आपका VW है और ये आपका VS है। तो गिवन है, तो VA प्लस VW, तो VA आपको देखो कितना दिया है? 0.2 और प्लस 0.3, और ये कितना दिया है? 0.5। तो 0.5 ऊपर 0.5 नीचे, तो कितना आ गया फ्रेंड? 1 आ गया। ठीक है, 1 का मतलब 100% आया। ये तो 1 का मतलब क्या है? 100%। और इसने कितना कहा हमें? 40%। तो वॉइड रेशो तो इस सोइल सैंपल में 100% आया है ना, तो मतलब ये हुआ कि जो दूसरा ऑप्शन है ये तो गलत है। ठीक है फ्रेंड, अब दूसरा ऑप्शन गलत है, देखते हैं भाई। ए में भी दूसरा ऑप्शन आ रहा तो ये भी हमारा आंसर नहीं होने का। सी में हमारा दूसरा ऑप्शन आ रहा तो ये भी हमारा आंसर नहीं होने का। डी वाले में भी दूसरा ऑप्शन आ रहा तो ये भी हमारा आंसर नहीं होने का। तो यहाँ नहीं दूसरा आ रहा, तो बस फाइनली यही आंसर होगा। तो निकालने की भी रिक्वायरमेंट ख़त्म होगी हमारी। ठीक है, आपको यहीं से समझ में आ जाता है कि हमारा जो क्वेश्चन होगा, आंसर होगा, वो क्या होगा? 1 3 4। अब निकाल के भी देख सकते हो। ठीक है, बाकी आपका यहीं से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ठीक है, आपका ये जो हमने सोल्व किया तो हमारे पास वॉइड रेशो 100% आ रहा है। 1 का मतलब 100% आ रहा है, और इसने कहा है 40%, जो कि गलत है। ठीक है, तो मतलब दूसरा ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल नहीं, सही भी नहीं है। तो इस सभी में दूसरा ऑप्शन था, इसमें नहीं था, तो यही हमारा आंसर है। तो टाइम वेस्ट ना किया करो, केवल उस पॉइंट को देखा करो जिसको आप भली भांति अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, ये कह रहा है, ए सोइल हैज़ लिक्विड लिमिट 45%। एक सोइल के पास लिक्विड लिमिट कितनी है फ्रेंड? 45% लिक्विड लिमिट दे रखी है। ठीक है, ये कह रहा है एंड लाइज अबव द ए लाइन। ये कह रहा है कि और ये ए लाइन से ऊपर अबव करती है, ऊपर रहती है, मतलब कि व्हेन प्लॉटेड ऑन ए प्लास्टिसिटी चार्ट, जब इसको प्लास्टिसिटी चार्ट पर प्लॉट किया जा रहा था, जिसकी लिक्विड लिमिट 45% है, और ये किससे ऊपर पाई जा रही है? ए लाइन के ऊपर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, द ग्रुप सिंबल ऑफ द सोइल एज पर IS सोइल क्लासिफिकेशन। तो आपको इस सोइल का ग्रुप सिंबल बताना है। ग्रुप सिंबल आप समझ गए होंगे ऑप्शन देखकर। ठीक है, तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को करना ईजी है। कैसे ईजी है? आपको देखो,
पहली बात तो ये उसने आपको क्वेश्चन में ही कहा है कि लाइज अबव, जो आपकी सोयल है वो किसके ऊपर लाई कर रही है फ्रेंड। देखना ये हमारे पास हमने ये चार्ट पढ़ा था, ठीक है। ये हमारी ए लाइन थी, ए लाइन से ऊपर जो सोयल है मैंने आपको कल पढ़ाया था उसको क्ले बोलते हैं, और नीचे जो होती है वो हमारे पास सिल्ट होती है फ्रेंड, ठीक है। ऑर्गेनिक सिल्ट नीचे होती है। तो ऊपर बोल रहा है यानी कि कन्फर्म है ये तो क्ले है, यानी कि क्ले के लिए हम सी सिंबल यूज़ करते हैं। क्लियर। अब इसने आपको क्वेश्चन में फ्रेंड लिक्विड लिमिट दी है। लिक्विड लिमिट कितनी दी है आपको फ्रेंड, यहाँ पर 45% दी है। मैंने आपको अगर याद होकर लिखवाया था कि 20 से 35% जो लिक्विड लिमिट होती है उसको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, लो प्लास्टिसिटी में रखते हैं, ठीक है। आपको बताया था कि 35 से 50% जो होती है लिक्विड लिमिट उसको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, मीडियम प्लास्टिसिटी में रखते हैं। जिसने लेक्चर ना पढ़ा हो वो लेक्चर ध्यान से समझे, वो अपने आप समझ में आ जाएगा कल का लेक्चर। और जो 50% से ग्रेटर होती है लिक्विड लिमिट फ्रेंड, तो उसको हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, हाई कैटेगरी में। चलो ये तो हमारे पास है नहीं, यहाँ पर हमारे पास है 45%। ये हमारे पास क्या है 45%, और 45% आप देख रहे हैं 35 और 50 के बिटवीन है, ठीक है। यानी कि प्लास्टिसिटी किस टाइप की होगी, मीडियम टाइप की प्लास्टिसिटी होगी। मीडियम टाइप को हम इंटरमीडिएट के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी एक क्ले सोइल है। तो देखो फ्रेंड आंसर क्या आ गया यहाँ पर, CI। भाई H हाई हो जाएगा, ये लो हो जाएगा, और ये आपका M लग गया तो ये सिल्ट है। सिल्ट हमारे पास है नहीं, हमें कन्फर्म है क्योंकि इसने कहा है कि ये आपके अबव है, किसके, ए लाइन के अबव है। ए लाइन के अबव तो क्ले होती है, तो क्ले तो C हुआ, और मध्यम पाई जा रही है तो I हुआ, तो ये आपकी इंटरमीडिएट सिल्ट हुई, सॉरी क्ले हुआ। आपको इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। ए लाइन इक्वेशन आपको पढ़ाया था कि ये हमारे पास क्या होती है, ए लाइन इक्वेशन, ये ए लाइन इक्वेशन होती है। आप यहाँ पर वैल्यू रखो, आपके पास ये आया क्या, IP का वैल्यू। IP का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, क्ले। और फ्रेंड IP आपको बताया था कि जब 18 पॉइंट आपको बताया था लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और IP पढ़ाए थे कुछ ये। क्ले के लिए आपको बताया था लिक्विड लिमिट 30 से 40% होती है, ठीक है। सॉरी सिल्ट के लिए 30 से 40%, क्ले के लिए आपको पढ़ाया था 40 से 50% होती है। यह आपको बताया था 20 से 25%, और ये 25% से 50%। इस केस में 0 से 15% होता है, और ये 15 से 100% तक होता है IP। तो IP आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में कितना आ रहा है, 18.25 आ रहा है। 18.25 है तो ये कौन सी कैटेगरी में है, 15 से 100 के बीच में है, और 15 से 100 के बीच में कौन सी सोइल है, क्ले। तो आप इसको यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो। क्लियर फ्रेंड। तो ये क्ले पता लग गया आपको, क्लियर। क्या पता लग गया कि कौन सी सोइल है, ये क्ले है। और क्ले तो खुद भी क्वेश्चन में क्या रहा है ना, अबव, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर, ओके। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। और लिक्विड लिमिट आप देख रहे हैं, लिक्विड लिमिट हमारे पास 45% है। 45% लिक्विड लिमिट है, जो कि आपकी 40 से 50 के बीच में आ रही है। तो 40 के 50 के बीच में यहाँ 45% आएगी, ठीक है, यानी कि मीडियम टाइप की आ गई। क्लियर फ्रेंड। तो ये क्वेश्चन आपका इस टाइप से भी सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि गिवन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, गिवन दैट प्लास्टिसिटी इंडेक्स, एक प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपको दे रखा है लोकल सोइल का, ठीक है। एक लोकल सोइल है जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपको 15 दिया है। और फिर इसने कहा है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सैंड, प्लास्टिसिटी इंडेक्स सैंड का 0 है, ये इसने दे रखा है। और हम जानते भी हैं कि IP सैंड और ग्रेवल के लिए 0 होता है, ठीक है। और फिर इसने एक सोइल और डिजायर कर रखी है, अपने इच्छात्मक एक सोइल और मान रखी है जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स इसने दिया है आपको 6, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इस पूरे मिक्स में, सैंड अलग से तो 0 होता ही है, लेकिन इस पूरे मिक्स के अंदर आप ये बताइए कि सैंड कितनी है, पूरे मिक्स के अंदर सैंड कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। पूरे मिक्स के अंदर परसेंटेज ऑफ सैंड कितनी है, ये आपसे फाइंड कराना चाह रहा है। क्लियर। भाई हमें नहीं पता कितना है, ठीक है। हम एज्यूम कर लेंगे कि मान लिया, एज्यूम हमने कर लिया कि सैंड हमारे पास X है, हमने मान लिया पूरे इसमें। ये आपको मैं सोल्व करके दिखाया है, तो आपको इतना लेंथी नहीं खींचना, आपको तो डायरेक्ट अपने मन में मान लेना है, और डायरेक्ट ऑप्शन क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन होगा, यानी कि जिस फॉर्मूले से निकल रहा है उसमें वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो मिक्स में सैंड का पार्ट है वो X है, और टोटल पार्ट मिक्स का, ये टोटल पार्ट क्या है, ये टोटल पार्ट क्या है हमारे पास, मिक्स का,
ये पूरा 100% है। 100% का मतलब क्या होता है 1, ठीक है फ्रेंड। 100% का मतलब क्या है 1 है, ठीक है। तो आप बता सको कि जब हमने सैंड तो मान लिया x और टोटल हमारे पास 1 है, तो सोयल क्या होगी, सैंड को अलग काट दे, खाली सोयल क्या बची होगी, तो भाई 100 में से x निकाल दो, तो ठीक है, यानी कि पार्ट ऑफ सोयल कितना बच गया, 100 में से हमने x निकाल दिया, यहाँ ओनली सोयल बचेगी जिसमें सैंड नहीं है, ठीक है। तो देखो इस केस में आप प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालने के लिए आप क्या काम करो भाई, वही कंडीशन है कि दोनों को जोड़ दो, मिक्स का प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या से मिल जाएगा, आपके पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 का उसका सैंड का और प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपकी सोइल का, इस फॉर्मूले में रखा हमने। हम देखो फ्रेंड्स ये चीज़ अलग है, इसमें हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकाल रहे हैं मिक्स का, और मिक्स का प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होगा भाई, ये होगा आपका सैंड का होगा और प्लस ये आपका सोइल का होगा। दोनों को जोड़ोगे ना, तो वही मैं कर रहा हूँ, मैं सैंड के प्लास्टिसिटी इंडेक्स को जोड़ रहा हूँ और सोइल के जोड़ रहा हूँ। अब सोइल कितनी बची हमारे पास 1 माइनस एक्स ही तो सोइल बची, तो इसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और सैंड कितनी थी एक्स का प्लास्टिसिटी इंडेक्स वैल्यू रखी। मिक्स का प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपको क्वेश्चन में दिया था फ्रेंड 6, हमने यहाँ पे 6 रख दिया, और सैंड का प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपका 0 था, तो x इंटू 0 कर दिया प्लस 1 माइनस एक्स, और सोइल का कितना दे रखा 15, तो ये तो 0 हो गया। इसको हमने सोल्व करा, यहाँ से x कितना आ गया हमारे पास 0.6, और ये x क्या है सैंड का पार्ट है, यानी कि 0.6 मतलब 60% आ गया, तो आपका ये आंसर सही है, ठीक है फ्रेंड। क्लियर, याद रखोगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ जाता है ये, ठीक है फ्रेंड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या रहा है, इफ़ प्रोपोर्शन ऑफ सोइल पासिंग 75 माइक्रोन, ये क्या रहा है कि हमारे पास प्रोपोर्शन बोलते हैं समानुपात को, यानी कि कुछ अनुपात है हमारे पास सोइल का, ठीक है, जो कि 75 माइक्रोन की छन्नी से पास हो जा रहे हैं, यानी कि एक हमारे पास सोइल का प्रोपोर्शन है, एक समानुपात है, और उसको हम 75 माइक्रोन की छन्नी से छान रहे हैं, तो उसमें से 50% पार्टिकल है जो पास हो जा रहे हैं, ठीक है। और उनकी जो लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट है वो हमें दी गई है 40% और 20%। तो ये आपको इसका ग्रुप इंडेक्स पूछ रहा है क्या होता है, ठीक है, आपको इसका ग्रुप इंडेक्स बताना है क्या होता है। क्लियर, एक सोइल जो आपके पास 75 माइक्रोन से आप पास करा रहे हो, 50% पास हो जा रही है, लिक्विड लिमिट दे रखा है 40% और प्लास्टिक लिमिट दे रखी है 20%, तो ग्रुप इंडेक्स बताइए फ्रेंड। ग्रुप इंडेक्स मैंने आपको बताया था 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.1 BD होता है। ए मैंने आपको बताया था, ए क्या है फ्रेंड, ए होता है परसेंटेज पार्टिकल होते हैं ये आपके, ठीक है, जो कि 75 माइक्रोन से छाने गए हैं, और आपको ये बताया था कि ये 35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो ए को निकालना यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा भाई, आपको बताया गया था कि जो आपका क्या बोलते हैं, ये देखना यहाँ पर ध्यान से, आपको बताया था मैंने कि जो ए है वो परसेंटेज फाइनल होता है किससे 75 माइक्रोन से, लेकिन ये 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखोगे, आप जो इसको ए को निकाल रहे हो उसने टोटल कितना कहा 50% पास हो रहा, लेकिन इसने कहा कि 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इस 50 में से आप 35 निकाल दो, इतना बचा, तो ये आपका ए की वैल्यू होगी। आई बात समझ में, टोटल 50% कहा ना उसने 75 माइक्रोन से पास हो रहा, ठीक है, उसने कहा 75 माइक्रोन से 50% पास हो रहा है क्या पार्टिकल, तो ए क्या होता है, ए आप उस पार्टिकल की परसेंटेज है जो 75 माइक्रोन से पास हो जा रही है, लेकिन वो कहता है कि ये किसी भी केस में 35 से ज़्यादा नहीं चाहिए, तो जो पास हुआ उसे आप 35 से घटा दो, तो खाली क्या बच गया 15, तो ये 15 आपका ए का मान है। अब बी क्या है आपका फ्रेंड, आप देखो बी क्या होता है, बी होता है परसेंटेज फाइनल देन 55 माइक्रोन, ये कह रहा है कि जो 55 माइक्रोन से पास हो जा रहा है, बट ये 15 माइक्रोन से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें बी निकालने के लिए 50 में से आप 15 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 35, बी निकल गया। सी क्या होती है फ्रेंड, सी होती है लिक्विड लिमिट, सी क्या होती है हमारे पास लिक्विड लिमिट होती है, और लिक्विड लिमिट आप जानते हो 40 से 60% के बीच लाई करती है, तो फिलहाल हम 40 लेके चलेंगे, तो 40 के बीच लाई कर ली और 40 ही उसने दी है। आपको क्वेश्चन में लिक्विड लिमिट कितनी दी है 40%, तो 40 में से 40 घटाया कितना बच गया 0, ठीक। फिर हमारे पास डी क्या होता है, डी होता है आईपी, डी क्या है आईपी, जो कि 10 और 30 के बीच लाई करता है, यानी कि हम यहाँ 10 लेके चलते हैं, तो 10। अब देखो आईपी उसने कैसे निकाल सके हम आईपी, भाई ये लिक्विड लिमिट, आईपी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो
IP इक्वल क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट 40 दी है, प्लास्टिक 20 दी है, तो कितना बच गया, यो 20 बच गया। तो यहाँ से क्या आ गया, IP। अब 20 तो आ गया हमारे पास IP, तो 20 में से उसकी रेंज कितनी थी, 10 से 20, तो 10 घटा दिया। उसकी रेंज कितनी थी, 10 से 30। तो ये जो 10 है ये इस 20 में से हमने घटा दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, 10। तो सारी वैल्यू आपके पास आ जाती है। इस फॉर्मूले में आप पुटअप कर दो, आपका आंसर आ गया ये 6.5। ठीक है फ्रेंड, क्या आ गया ये 6.5 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, तो याद रखोगे ऑप्शन नंबर बी आपका इज द राइट आंसर। क्लियर फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये आपको कुछ लिस्ट दे रखी है दो, एक तरफ सॉइल का नाम है, दूसरी तरफ उसका सिंबल है। ठीक है, तो बताना है कौन सी सॉइल क्या है, बहुत ईजी है। देखो पहले क्या है, क्लेई ग्रेवल, C फॉर क्ले, G फॉर ग्रेवल, तो GC। ठीक है, तो A का क्या बन गया, 4, तो A4। और A का देखो 4 कौन कौन से में है, A का 4 B ऑप्शन में है, C ऑप्शन में, यानी कि यही दो ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं, पहला और तीसरा तो है नहीं, तो इन्हीं को मिला लो। B का थर्ड क्या रहा है, ये क्ले सैंड, SC बनना चाहिए, SC बिल्कुल सही, तो B का थर्ड बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ तक भी B का थर्ड है, तो दोनों में मैच हो रही। अब ये आंसर हमारा फाइनल कर देगा। C ऑर्गेनिक क्ले है, ऑर्गेनिक क्ले का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिक का O। और फ्रेंड्स आपको बताया था कि जो ऑर्गेनिक क्ले है, ये आपको मैंने A लाइन कर अभी समझा रहा था ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा था, इसमें 50% के बाद ऑर्गेनिक आ रही थी। तो ऑर्गेनिक आपको बताया था 50% से ऊपर जाती है, यानी कि हाई लेवल में पहुँच जाती है, OH में। समझ गए, तो कहाँ पहुँच जाती है, OH हाई लेवल में। ठीक है, कहाँ पहुँच गई, ऑर्गेनिक हाई लेवल में होती है, तो हाई लेवल में होगी तो ऑर्गेनिक, यानी कि C का 2 कहाँ रहा है, दूसरे में। ठीक है, तो ये आपका ट्रू आंसर हो जाएगा फ्रेंड। क्लियर आंसर समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा फ्रेंड। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। GC बन गया, ये क्ले सैंड SC बन गया, ऑर्गेनिक क्ले, ऑर्गेनिक आप याद रखना लिक्विड लिमिट 50% से ज़्यादा रहती है तब जाता है, और जो 50% से ज़्यादा है वो हाई लेवल होता है, तो OH बन गया। ठीक है, और लास्ट में हमारा सिल्ट का क्या होता है, M, S का मतलब सैंड, तो SM। क्लियर फ्रेंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये भी। ये कह रहा है बेस्ड ऑन ए ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस के आधार पर बताना है इस क्वेश्चन को, ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस के आधार पर। ये कह रहा है D10, ये D10, D30 और D60 की वैल्यू आपको दे रखी है, ये 0.23, 0.33, 0.41। ठीक है, तो सोइल क्लासिफिकेशन बताना है सिंबल के आधार पर। तो आप देख रहे हैं कि फ्रेंड्स इसके लिए जब हमें वो दे रखे हैं तो हमें इनके CU और CC के मान पता होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हर एक में सैंड दे रखी है। ठीक है, और सैंड जिसका CU 6 से ज़्यादा होता है वो सैंड होती है। ठीक है, जिसका CC 1 और 3 के बीच में होता है वो भी हमारी। तो ऐसे हम निकाल कर देखते हैं। हमने पहले यहाँ पे CU फाइंड किया, D60/D10, D60 की वैल्यू 0.41 आपको दे रखी है, और D10 की वैल्यू आपको 0.23 दे रखी है। वैल्यू रखी है हमारे पास, ये आ गया। ठीक है, जो कि 6 से कम आया, तो फ्रेंड ये सैंड तो हुई नहीं। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली नहीं कह सकते कि वो सैंड होगी, क्योंकि 6 से साफ कम आ गया। ठीक, ओके। नेक्स्ट CC D, ये फॉर्मूला होता है, हमने वैल्यू रखी है हमारे पास, ये वैल्यू आ गई। ये लगभग 1 के पास जा रहा है, 1 के पास जा रहा है, पूरा 1 नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे कि ये पूरा 6 नहीं है, 6 से कम है, ये 1 नहीं है, पूरा लगभग 1 के पास ही है। मतलब ये हो रहा कि यहाँ पर जो साइज है वो वेरिएशन कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, वेरिएशन। भाई शुरू में देखो SW क्या है, वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड ऑल साइज पार्टिकल परसेंट, तो वो तो यो है नहीं। SM क्या है, मीडियम ग्रेडेड, सिल्टी ग्रेडेड, सिल्ट तो यो है नहीं। ठीक है, लास्ट का क्या है, SC क्या होगा फ्रेंड, अब के क्लेई सैंड ग्रेडेड वो भी नहीं है आपका है, तो बच गया क्या, पोर्ली। पोर्ली का मतलब जिसमें वेरिएशन इन साइज है, जिसके साइज में वेरिएशन आता हो उसको क्या बोलते हैं, पोर्ली ग्रेडेड। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरे साइज के अंदर वेरिएशन दिखाई दे रहा है हमें, तो वेरिएशन दिखाई दे रहा है, तो सोइल कैसी होगी फ्रेंड, पोर्ली ग्रेडेड होगी, यानी कि SP होगी। ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है एक क्ले सैंपल हैज़ ए वॉइड रेशो, एक वॉइड रेशो आपको दे रखा है क्ले सैंपल का 0.54। ठीक है, ड्राई स्टेट में, ये ड्राई स्टेट में वॉइड रेशो दे दिया, यानी कि E का मान दे दिया। ठीक है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोयल सैंपल, सोयल सैंपल की क्या दे दी, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दे दी। तो श्रिंकेज लिमिट आपसे पूछ रहा है, सिंपल है।
आप देखते हो कि हमारे पास श्रिंकेज लिमिट ये आपसे पूछ रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, वॉइड रेशियो गिवन है। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के लिए फ्रेंड आप जानते हो 1 होता है एस का मान। श्रिंकेज लिमिट पूछ रहा है तो एस का मान कितना हो गया 1, तो एस तो हो गया 1। वॉइड रेशियो उसने दिया है W हमें निकालना है, क्योंकि वाटर कंटेंट निकालना है मतलब श्रिंकेज लिमिट निकालना। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, जी की वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू पुटअप की, यहाँ से आपका आंसर आ जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आपसे पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन ए सैचुरेटेड कॉलम विद ए पोरोसिटी ऑफ 3.5 विद ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मीटर। ये कह रहा है फ्रेंड कि आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर बताना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो स्टोर कर रहा है एक सैचुरेटेड कॉलम में, एक संतृप्त स्थान है, कॉलम है हमारे पास जिसमें कुछ पानी स्टोर हो रखा है, तो वो कितना हो रखा है उसका वॉल्यूम आपको बताना है। ठीक है, ये स्टोर्ड लिखा हुआ है इधर STORED स्टोर्ड। उसकी पोरोसिटी आपको दे रखी है 3.5 पोरोसिटी। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर एंड उसकी गहराई दे रखी है, कितनी गहराई तक भरा हुआ है 2 मीटर तक भरा हुआ है। तो सिंपल है दोस्तों, जब हमें एरिया निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, तो एरिया उसने दिया, एक डायमेंशन उसने रख दी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है ना, तो लंबाई चौड़ाई यहाँ की, ऊंचाई इधर आ गई, तो दोनों गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन कितनी इफिशिएंसी से, कितनी दक्षता से वो भरा हुआ है वो बताएगा पोरोसिटी। तो आप क्या काम करना है, यहाँ पर जो उसका सोल्यूशन हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ स्टोर्ड कितना हो जाएगा N × A × D। N का मतलब पोरोसिटी, A का मतलब एरिया, D का मतलब डेप्थ, दोनों तीनों गुणा कर दिया, आपका आंसर आ जाता है। समझ गए फ्रेंड? तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पर 1.05 आ गया, तीसरा ऑप्शन। क्लियर? याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक याद रखोगे। इन ए वेट सोयल मास, एक वेट सोयल मास है और एयर ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम। जो वेट सोयल मास है फ्रेंड, उसके वॉल्यूम की जो एयर है उसके अंदर वो 1/4 है। यानी जो सोयल मास है पूरा का पूरा, उसकी वॉल्यूम की 1/4 क्या है उसके अंदर, एयर। ठीक है, एंड वाटर ऑक्यूपाइज 1/2, और जो वाटर उसके अंदर है वो उसके वॉल्यूम का 1/2 है, हाफ है यानी कि। तो वॉइड रेशो पूछ रहा है आपसे कितना होगा। ठीक है, वॉइड रेशो कितना होगा देखना फ्रेंड्स। ये हमारे पास एक सोयल सैंपल है, एयर वाटर और सॉलिड प्रेजेंट, टोटल वॉल्यूम हमने इसका मान लिया V है। ठीक है, ये एयर का वॉल्यूम V है, वाटर का वॉल्यूम VW, सॉलिड का वॉल्यूम VS। अब इसने कहा कि जो इसके अंदर एयर है, ये एयर, ये कितनी है इसके अंदर 1/4 है, किसकी, इसके कुल वॉल्यूम की। तो कुल वॉल्यूम हमने मान लिया कि हमारे पास जो ये सोयल सैंपल है इसका कुल वॉल्यूम हमने मान लिया V है, तो V की 1/4 क्या है, एयर, तो वही मैंने लिख दिया हाँ V/4। ऐसे ही इसने हाफ कहा है इसके अंदर वाटर, तो यानी कि V/2। ठीक है, अब इन दोनों, अब पूरा क्या है V, इन दोनों जोड़ के V में से घटा दोगे तो ये भी हमारे पास V/4 बच जाएगा। तो वॉइड रेशो पूछ रहा है, तो वॉइड रेशो क्या होता है VV/VS। VV क्या हो जाएगा, VA + VW, दोनों जोड़ के ये आ गया हमारा VA। तो बस यहाँ रख दो इसमें वैल्यू, आंसर आ गया आपका 3। ठीक है फ्रेंड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ मिनरल्स। जो कणों की प्लास्टिसिटी होती है, कुछ कण दे रखे हैं, इनकी प्लास्टिसिटी के आधार पर इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे कम होती है आपकी सिलिका, उसके बाद क्योलिनाइट, उसके बाद इलाइट और लास्ट पूरी होती है मोंटमोरिलोनाइट, प्लास्टिसिटी के आधार पर। ठीक है, तो इसे याद रखने के लिए फ्रेंड आप एक कोड याद रख सकते हो, स्कीम। भाई कोई पेपर की, कोई आपके पास शेड्यूल की स्कीम आती है, स्कीम आप जानते हैं कि भाई क्या स्कीम रही है, तो स्कीम के आधार पर आप इसे याद रख सकते हो। सिलिका, केलोनाइट, इलाइट और मोंटमोरिलोनाइट, यानी कि स्कीम पहला ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आपका इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट एग्जिट इन। ये कह रहा है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट किस में एग्जिट करती है, किस में निकलती है। ठीक है, ये सॉइल दे रखी है, तो सिंपल है, क्लेई सॉइल के लिए लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट फाइंड की जाती है, क्लेई सॉइल के लिए। ठीक है फ्रेंड, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट एग्जिट इन, किस सॉइल के लिए एग्जिट करेगी, क्लेई सॉइल के लिए। EXIST लिखा हुआ है, EXIST एग्जिट, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट किस सॉइल के लिए एग्जिट करेगी, क्ले सॉइल के लिए एग्जिट करेगी, याद रखना। नेक्स्ट है, फॉर जनरली इंजीनियरिंग पर्पस
इंजीनियरिंग पर्पस के आधार पर सोयल आज क्लासिफाइड बाय, सोयल कैसे क्लासिफाइड की जाती है? तो फ्रेंड इंजीनियरिंग के आधार पर सोयल को क्लासीफाई किया था यूनिफाइड सोयल क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पर। यूनिफाइड सोयल क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पर हम इंजीनियरिंग पर्पस के लिए क्लासिफिकेशन रखते हैं, याद रखना। अब यूनिफाइड सोयल क्लासिफिकेशन सिस्टम मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये जो ग्रुप सिंबल थे वो हमारा यूनिफाइड सोयल क्लासिफिकेशन सिस्टम था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट ये पूछ रहा है द सोयल क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट सोयल। अब ये कंपोजिट सोयल का क्लासिफिकेशन पूछ रहा है। कंपोजिट सोयल का क्लासिफिकेशन एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये कह रहा है कंपोजिट सोयल का क्लासिफिकेशन बताइए, पार्टिकल साइज के आधार पर हम किसके आधार पर करते हैं? ठीक है, किसके आधार पर करते हैं फ्रेंड? तो आपको याद रखना है जो टेक्सचुरियल गठनात्मक क्लासिफिकेशन है, ठीक है, गठनात्मक क्लासिफिकेशन जिसके बेस्ड पर 12 टाइप की सोइल थी, मैंने आपको बता दिया 12 ग्रुप में इसको हमने डिवाइड किया था। ठीक है, टेक्सचुरल क्लासिफिकेशन के आधार पर तो ये क्लासिफिकेशन करते हैं कंपोजिट सोइल का। फ्रेंड याद रखना, सैंडी लोम, क्लेई लोम, ये सब कंपोजिट होती हैं जो 2 से अधिक सोइल से मिलकर बनी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का। ये 2 लिस्ट दे रखी है, इनको मिलाना है कि कौन सी सही है। ठीक है फ्रेंड, तो देखो बताइए कौन सी सही है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो कोर्स ग्रेन्ड सोइल है उसमें केवल सिंगल पार्टिकल के लिए पढ़ी जा रही थी वो, यानी कि जो मोटे कणों वाली थी वही लोड बियर कर रही थी। यानी कि A का 4 कोर्स ग्रेन सोइल या कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर किस पार्टिकल के लिए पढ़ते हैं? सिंगल पार्टिकल के लिए, यानी कि A का 4 आपका B ऑप्शन में आ रहा है और A का 4 आपका D ऑप्शन में भी आ रहा है, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? दूसरा सिल्ट डिपॉजिट। फ्रेंड सिल्ट डिपॉजिट, सिल्ट आपका एग्जाम्पल मिला था हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में। सिल्ट एग्जाम्पल किसका था? हनीकॉम्ब का था। तो यानी कि बी का थर्ड यहाँ पर भी है और यहाँ पर नहीं है, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा बस। A का 4 B का थर्ड हमें यहाँ मिल गया, लेकिन D में ऐसा नहीं मिल रहा हमें। ठीक है, और इसके अलावा A का 4 और कहीं किसी ऑप्शन में भी नहीं है, तो बस हमारा ये आंसर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बाकी आप अब खुद मिला सकते हो। ठीक है फ्रेंड, C का फर्स्ट है, D का 4 है, C का फर्स्ट है और D का 4 है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको याद रखना है। तो यह आज का टॉपिक था आपका, ठीक है, बाय दिनेश सर। ठीक है फ्रेंड, बाय दिनेश सर। तो आज का हमारा लेक्चर कैसा लगा फ्रेंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब तक करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाता रहूं, अच्छे से अच्छे टॉपिक आपके लिए लेकर आता रहूं। ठीक है फ्रेंड्स, आने वाले टॉपिक आपके और अच्छे होने वाले हैं, उनमें हम कुछ बेसिक नॉलेज भी पढ़ने वाले हैं सिविल की। अपने ये जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं इनके अलावा मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हमें अपना लेवल इंक्रीज़ करना है, अपना लेवल बढ़ाना है। ठीक है फ्रेंड, हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि 100 क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो हमें 100 के 100 क्वेश्चन से अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे जो हमारी नॉलेज से बाहर रहे। क्लियर फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, नोट्स ध्यान से बनाते रहें, पढ़ते रहें, मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड, मैं ज़्यादातर उन क्वेश्चंस पे ध्यान देता हूँ जो डीपली से डीपली पूछे गए हों, जो आपके नोट्स में मैं कवर करा चुका हूँ। मैं उन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट नहीं करता, वो तो आप नोट्स से पढ़ ही रहे हो। मैं उन क्वेश्चंस को लाने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स जो आपके थोड़े सोच पर डिपेंड कर रहे हैं, थोड़ा सोचना पड़े, न्यूमेरिकल टाइप के, थोड़े डीपली टाइप के। ठीक है फ्रेंड्स, जो डायरेक्टली लिख दिए गए हों कि IP का फॉर्मूला बताइए, अब वो तो तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ ही है, उसको मैं क्यों क्वेश्चन में ला के क्वेश्चन को वेस्ट करूँ। ठीक है फ्रेंड, वो तो आप वहाँ से पढ़ ही रहे हो, तो मैं वो क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा जो थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप के होंगे और थोड़ा अलग से टाइप के क्वेश्चंस होंगे नोट्स में से ही। ठीक है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उन क्वेश्चंस को हम अपने इस टॉपिक के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मंडे में। क्लियर, इससे पहले मैं सर्वेइंग की क्लास बना चुका हूँ। ठीक है, दोनों क्लास देख लेना, बाकी मंडे में मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद, अपना ध्यान रखें सभी। ओके बाय।